साथियों नमस्कार। जय श्री राम, जय बालाजी की। देखो भाई, निराश होने से, हताश होने से कुछ नहीं होगा। भाई निराश हताश तब हुआ करो कि जब कोई बीमारी गंभीर हो गई या जिसका कोई इलाज नहीं हो, डॉक्टर ने कह दिया भाई आपका अंत समय आ गया, या ऐसी कोई स्थिति आ गई हो कि आपको जाना पड़ रहा है प्रकाश क्लिनिक, तब जाके टेंशन लो। बाकी यार देर इज नो नीड टू वरी। मुकदमा है, फेस करो, निकल जाओगे। तुम लोग यार जब शादियां करते हो तो लाखों रुपए खर्च करते हो, तो उस समय क्यों नहीं सोचते हो कि भविष्य में संकट आ गया तो हम लोग क्या करेंगे। मैं एक बार किसी विद्वान की स्पीच को जो है सुन रहा था। उनका कहना यह था कि जितना आपका टर्नओवर है तो आधा आप सेविंग करो और जो आधा है वो खर्च करो। क्लियर है? पर आपने जो बचाना है उसको पहले खर्च कर दिया तो आपको जो है कॉन्सिक्वेंसेस भी उसके फेस करने पड़ेंगे। आज शादी हम लोग करते हैं, लाखों करोड़ों रुपए जो है खर्च कर देते हैं, बट जब लड़की का बिहेवियर खराब होता है, वो अपने पियर जाके बैठ जाती है और अल्टीमेटली लड़ने की नौबत आती है, तो वहां आपके पास फंड्स ही नहीं होते लड़ने के लिए। आज कोई भी देश उठा के आप देख लो, सबके पास अपना एक रक्षा बजट है। आपके पास क्या है? आपने किया क्या है? सिर्फ नौकरी कर ली, लाख 1.5 लाख की लड़की लिया है, आराम सेक्स एंजॉय कर रहे हैं, बच्चा पैदा कर लिया। यही मेंटेलिटी जो है आपकी कारण है आपकी मौत का। जब तक आप लाइफ में अपने आप को सेटल नहीं करोगे, कुछ प्लानिंग्स नहीं करोगे, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं आपको ही बियर करना है। क्योंकि मैं तो संतुलित हूँ, मैंने अपना वर्कआउट कर रखा है, और आपको अपना वर्कआउट जो है करना पड़ेगा। नहीं करोगे तो कॉन्सिक्वेंसेस भी जो है आपको ही फेस करने पड़ेंगे। साथियों, आज एक इंपॉर्टेंट जजमेंट जो है मैं डिस्कस कर रहा हूँ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का, जिसका नाम है अभिषेक बनाम स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश। नोट कर लिया आपने? जिसका क्रिमिनल अपील नंबर है 1456 एंड 1457/2015, और जजमेंट की डेट है 31 अगस्त 2023। काफी रिसेंट और अपीलिंग जजमेंट है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का। क्रिमिनल अपीलेंट जुरिडिक्शन एक्सरसाइज करते हुए जजमेंट को जो है प्रोनाउंस किया गया है। और सेक्शन 482 सीआरपीसी का स्कोप क्या होगा, खासकर ऐसे मामलों में जहां पर माँ को, बाप को या देवर को या नंद को जो है इन्वॉल्व कर लिया गया है, तो उस स्नैरियो में उनके राइट्स क्या है, कानून में अधिकार क्या है, ये सब डिस्कस किया गया है इस जजमेंट में। और इसके अलावा कई बार ऐसा भी होता है कि डिस्प्यूट हस्बैंड वाइफ का है, स्टोरी को चेंज कर लिया गया, और डिवोर्स के साथ साथ या डिवोर्स हो जाने के बाद में ऐसे मुकदमे एज अ काउंटर ब्लास्ट या जस्ट टू टेक अ रिवेंज जो है फाइल किए जाते हैं। तो उस सिनेरियो में क्या हमें देखना है, किस तरह से कोर्ट को अपनी बात को जो है कन्वे करना है। तो कई बार ऐसा होता है इन जजमेंट्स के अंदर कि कोर्ट ऐसा मान के बैठती है कि लड़की है वो झूठ क्यों बोलेगी, सच बात तो कहेगी, पर अल्टीमेटली उसके झूठे कथन में बिलीव करते हुए कोर्ट हमें ये कंपेल भी कर देता है कि आप ट्रायल को जो है फेस करो। तो हाउ टू मेक योर केस मोर एफिशिएंट, कैसे हम ड्राफ्ट करें, और वो कैसे पॉइंट्स हमें रखने होंगे जो अनकॉन्ट्रोवर्टेड हैं, जो काफी हद तक हमारी हेल्प भी कर सकते हैं। और एक बात आपको मैं स्पष्ट कर दूं, हर्षेंद्र का एक जजमेंट है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का 8 फरवरी 2011 का, जिसमें स्पष्ट किया गया है कि क्रिमिनल लिटिगेशन इज अ सीरियस कंसर्न। जब भी क्रिमिनल मामले जो है दर्ज हुए हैं, तो सबसे पहले कोर्ट को ये सेटिस्फाई होना पड़ेगा कि सब्सटेंस क्या है। अगर सब्सटेंस नहीं है तो ऐसी एफआईआर को और ऐसी कंप्लेंट्स को नहीं चलाया जा सकता है। क्लियर है? साथियों, इस मामले के बेसिकली फैक्ट्स क्या है कि एक मैरिज हुई और उसके बाद जो है डिस्प्यूट क्रिएट हुए हस्बैंड वाइफ की। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, हस्बैंड ने जो है यहाँ पर डिवोर्स केस फाइल किया, वाइफ ने जो है उसका रिप्लाई फाइल कर दिया, और उसने कई आरोप जो है अपने पति और अपने इन लॉज पे लगा दिया। और अल्टीमेटली उसने उन्हीं फैक्ट्स का सहारा लेते हुए एफआईआर को जो है दर्ज कर दिया। तो यहाँ पर हम एक निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि रिप्लाई के जो फैक्ट्स हैं जो उसने डिवोर्स केस में दिया है, वही की वही फैक्ट जो है वो 498 है आईपीसी की जो है एफआईआर में है। और यहाँ पर सबसे अच्छी बात क्या है कि इन लोगों ने 498 के साथ साथ 3/4 डीपी एक्ट का भी जो है सहारा लिया, ताकि अधिक से अधिक जो है हेरेस किया सके। सबसे पहले इन व्यक्तियों को एंटिसिपेटरी बेल लगानी पड़ी। अल्टीमेटली दे गॉट द एंटिसिपेटरी बेल एंड फाइनली दे हैव मूव फॉर द क्वेश्चन। बट सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इनकी जो प्लीज थी उन्हें कंसीडर नहीं किया गया, क्योंकि मामले में चार्जशीट जो है वो फाइल हो चुकी थी। ऐसा एक ऑब्जर्वेशन निकल गया है। साथियों, ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा। कोर्ट ने सारे फैक्ट्स को जो है स्क्रूटनाइज करा। अब वो क्या क्या फैक्ट्स थे वो आपको जो है नोट डाउन करते हुए चलते हैं। जजमेंट का पैरा नंबर 6 जो है वो काफी इंपॉर्टेंट है, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि इन हर रिटर्न कंप्लेंट डेटेड 5 Feb 2013, जो कि सबमिट की गई है पुलिस को, जहां उसने पहला फैक्ट ये लिखा कि मेरी शादी जो है एक्स के साथ, यहाँ किसी का नाम नहीं ले रहे अपन, मिस्टर एक्स के साथ जो है 2 जुलाई 2007 को संपन्न हुई है। और उसका ये कहना है कि शादी में 3.5 लाख रुपए जो है कैश दिए गए,
बहुत बढ़िया। शादी में गोल्ड नेकलेस दिया गया, ठीक है जी, बहुत अच्छी बात है। एक ईयर सेट दिया गया, चांदी के पाइजेब दिए गए, जिसको बोलेंगे एंकलेट्स, ठीक है। बिछुए दिए गए और महंगी से महंगी साड़ियां दी गई, क्लोथ्स दिए गए। अब जरा सोचो कि जो ये सामान दिया गया है ये लड़की को दिया गया है, ना कि लड़के को, क्योंकि सारे आर्टिकल्स जो हैं ये फेमाइन इन नेचर है। बट आरोप क्या लगता है कि आप सबने जो है इसको गबन कर लिया है। जरा सोचो, क्या पति साड़ी पहनता है, क्या देवर साड़ी पहनेगा? मतलब कैसे बेवकूफ लोग हैं। इस तरह के आरोप लगा के ये शो करने की कोशिश करते हैं कि वी आर जेन्युइन एंड वी आर ब्रिंगिंग अ वेरी गुड केस। साथियों, इसका ये भी कहना था कि जो उसके रिलेटिव हैं उन्होंने भी गोल्ड की चेन दी। अबे एक बात ये बताओ, किस रिलेटिव ने गोल्ड की चेन दी है लड़की को शादी में? उसका जीजा ही देता है बैठ के। कोई भी रिलेटिव जो है इतना महंगा आइटम नहीं देता है। और जीजा को भी कंपेल किया रहता है, भाई दे दे, तेरी इकलौती साली है, ठीक है जी। तो मैं ये बात आपको स्पष्ट करना चाहता हूँ कि जो आरोप लगाए जाते हैं उनको सोशल लेवल पे जाकर भी एग्जामिन करा करो। शादी ब्याह में जाया करो, कुछ चीजें सीखने को मिलेंगी। सिर्फ खाना खा के आ जाओगे तो मतलब नहीं है। खाना घर पे खाते हो, खाना जानवर ही खाता है। सोसाइटी पे चल क्या रहा है, कंडक्ट क्या है सोसाइटी का, उस और जो है हमें देखना है और उस पर जो है वर्कआउट करना है। फिर क्या दे दिया भाई इसको? नथ दे दिया। और क्या दिया भैया? बिंदी दे दिया। और कुछ ज्वेलरी आइटम दे दिए, कुछ गिफ्ट आइटम दे दिए। गिफ्ट तक बात ठीक है, पर ज्वेलरी गोल्ड की चेन ही चलती नहीं है बातें, तो लिखाते हैं लोग, लिखाए। इस सिनेरियो में काम ये किया करो कि जो हम लोग करते हैं, जो जो लोग महंगे महंगे आइटम दे रहे हैं, तो ये कैपिटल लॉस है उनका। तो एक फाइनेंशियल ईयर में इतना पैसा कहाँ से दे दिया, कहाँ से लेकर आया, इसका सोर्स क्या है, इस पर अटैक शुरू करो। इनकम टैक्स के एंगल से भी आपको अटैक करना होगा। अगर आप नहीं करोगे तो ऐसे आरोपों को कंटेस्ट भी करना होगा, क्योंकि जो लोग ये केस लेके आते हैं उनको ये आरोप प्रूव भी करने हैं। वो कहते हैं मेरे पापा ने 3.5 लाख रुपए दिया, अटैक शुरू कर दो कि एक फाइनेंशियल ईयर में इतना कैश कहाँ से विड्रॉ हुआ और कहाँ से लेकर आए। अगर सोर्स और ऑथेंटिकेशन नहीं है तो ही इज लायबल फॉर द प्रोसिक्यूशन। लड़ाई आपको लड़नी पड़ेगी, जिसके लिए आपको लगातार जो है कंप्लेंट्स भी देनी होगी और इसके साथ साथ आपको हाईकोर्ट भी जाना होगा। और इन लड़ाइयों को लड़ने के लिए आपको फंड्स चाहिए, बार बार मैं कह रहा हूँ। इसलिए शादी करते समय इस बात का विशेष ध्यान रख लो कि अगर आपको लगता है कि भविष्य में धोखेबाजी हो सकती है, केसेस हो सकते हैं, तो शादी में अनवारंटली एक्सपेंडिचर करने की बजाय आप उस सोर्स को जो है रिजर्व करके रखो। इनकेस आवश्यकता पड़ी तो वही फंड जो है काम आपके आएंगे। आपके निकम्मे रिश्तेदार केवल आपका माल खा के चले जाएंगे और आपकी बुराइयां करेंगे। अरे भाई, इसी में कमी होगी, इसी ने जो है इसको मारा पीटा होगा। या कई बार आपके नपुंसकता के चर्चे भी जो है सामाजिक स्तर पर हो जाते हैं कि लड़का नपुंसक है भाई, और ये लड़की को जो है भेज नहीं पा रहा है, लड़की जो है इसलिए केस कर रही है। तो इसलिए इन चीजों को विशेष ध्यान में रखना है। चीजें चुभ रही होंगी, पर जो प्रैक्टिकल है वही बाद में करना पसंद करता हूँ। और साथियों, यहाँ पर इनका आरोप ये था कि जो भी आर्टिकल्स हम लोगों ने दिए उसकी लिस्ट जो है हम लोगों ने तैयार करी, और उसके बाद ये आर्टिकल्स जो हैं जो मेरी सास है और जो मेरा देवर है उससे ले लिए। उनका कहना यह था कि भाभी, वी विल कीप देम इन अ बैंक लॉकर एज यू डू नॉट हैव अ हाउस इन मुंबई, और ये जो है हम आपको दे देंगे, आप चिंता मत कीजिए। उसके बाद उसका कहना था कि मैं मुंबई चली गई। उसके बाद उसने कहा कि मुझे इल ट्रीट किया गया मेरे हस्बैंड के द्वारा मुंबई में। साथियों, उसका ये भी एलिगेशन था कि जो एलिगेशंस हैं वो गंभीर है, और अगर कानूनी कार्रवाई नहीं हुई तो एक लड़की जिसने अपना सब कुछ अपने ससुराल को दे दिया, अपने पति को दे दिया, वो एक मौखाल बन के रह जाएगा। शादियां करो, लड़कियों के साथ सेक्स करो और अल्टीमेटली उनकी लाइफ बर्बाद करो और उनको उनके पीयर छोड़ दो। ये बेसिक टेंडेंसी हो चुकी है आज के लिटिगेशन की। स्टोरी सेटअप ऐसे होती है कि जैसे बहुत बड़ा कांड कर दिया हो, जबकि इन रियल तो कुछ होता ही नहीं है। लड़की वाले ऐसा बिहेव करते हैं कि ये दूध के धुले हुए हैं, इन्होंने तो कुछ करा ही नहीं आज तक, कि लड़की ब्याह दी और बिल्कुल लड़की इनकी पवित्र है और कुछ भी कांड नहीं करा है। जबकि इन रियल में बता दूं, अधिकांश कांड शुरू होते हैं मॉडर्न लाइफ से, व्हाट्सएप चैट से, इंटरफेरेंस ऑफ द फैमिली से। और इसके अलावा ये लोग चाहते हैं कि जैसा हम चाहते हैं वैसा हमें लड़की का आउटकम दिखे। जब वो नहीं होता है, दे गॉट फ्लस्ट्रेड और अल्टीमेटली कॉन्सिक्वेंस जो है हमें ही फेस करने पड़ते हैं। साथियों, इनका ये कहना है कि लगातार जो है जो कंप्लेंट्स यहाँ पर डाली गई हैं, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो क्लिंचिंग इशू यहाँ पर है वो है डिमांड ऑफ डावरी का। साथियों, यहाँ पर उनका कहना ये है, मीन्स अपोजिट पार्टी का, कि मुझे लगातार मेंटली हरेस किया गया माइनर इश्यूज के ऊपर। मेरे जो परिवार वाले थे उनके लिए रॉन्ग और इनटॉलरेबल वर्ड्स जो है यूज किए गए, और इसके अलावा मेरे भाई को और मेरी बहनों को जो है टारगेट किया गया। एक तो बड़ा अच्छा आरोप लगाया उन्होंने, समझने की बात है। On one day she was wearing a maxi, clear है, while applying मेहंदी to her hair, and upon seeing this her mother-in-law said, कि उसकी mother-in-law ने क्या कहा
कि भावना इज वेयरिंग अ मैक्सी सो शी शुड बी अनड्रेस्ड एंड मेड टू डांस ऑन द स्ट्रीट, कि ये जो है लड़की है और ये मैक्सी में है और इसको अनड्रेस जो है किया जाना चाहिए और इसको नंगा करके जो है मोहल्ले में नचाना चाहिए। ये आरोप एक पराकाष्ठा दिखाते हैं इनकी गंदी नीयत और गंदी सोच की। और अभी मैं देखता हूँ कई केसेस में जो खासकर दिल्ली जोन में है, एक ट्रेंड सा बन गया है कि पति पर आरोप लगा दो कि इसने गुदा मैथुन किया, मुख मैथुन किया, और ऐसे गंदे गंदे आरोप ससुर पर लगा दो कि एक लेवल दिखेगा, भाई देखो कितने जालिम लोग हैं ये, एक लड़की पे जो है इतना अत्याचार कर रहे हैं। पर जरा सोचो कि ऐसे अत्याचार नहीं होते हैं, बट टारगेट किए रहते हैं। मैं जानता हूँ कि इस वीडियो को सुनने के बाद कई लड़कियां चिल्लाएंगी कि साहब ऐसे ऐसे आरोप जो है हम तो लगाती नहीं है, हमारे साथ जो है बीतता है तो ही हम बताती हैं। पर एक बात मैं स्पष्ट कर दूं, जरा अपने दिल से पूछना, अंदर आत्मा से पूछना कि वास्तव में ये घटनाएं घटी हैं या तुम्हारे वकीलों ने तुम्हें सिर्फ झूठे आश्वासन देकर ये आरोप लगाने के लिए तुम्हें प्रेरित किया है। जो तुम्हारे थ्रू आरोप लगा रहे हैं वो तुम्हारा ही शोषण कर रहे हैं। आज उन्होंने तुम्हारी इमेज क्या बना के रख दी है कि ये जो लड़की है इस ससुराल में जब गई थी इसके साथ भैया मुख मैथुन हुआ, गुदा मैथुन हुआ, दिन भर इसके ससुराल वाले इसके साथ सेक्स करते रहते हैं। ये क्या इमेज शोभा रहता है? भाई घर नहीं बस सकता मत बसो, पर कम से कम सोच समझ के डिसीजन लो कि जो कुछ लिख रहे हो बिल्कुल सही होना चाहिए। अदरवाइज मजाक बनता है, फिर वकील जीरा करता है। मुझे बड़ा दुख होता है कि एक नारी के साथ जो एक सम्मानजनक आचरण होना चाहिए उसी के साथ जब क्वेश्चनबाजी होती है तो फिर वो अल्टीमेटली जो है वो फ्रस्ट्रेट भी हो जाती है। तो जरा सोच समझ के आरोप लगाओ, जो कुछ हुआ है वो रियल बात बताओ, दो टूक बात कहो तो रिजल्ट भी अच्छे मिलेंगे और काम भी अच्छा होगा। आरोप लगाने से, धंधाबाजी करने से कुछ नहीं होगा, ये बात मान के चलना। साथियों यहाँ पर यह भी आरोप है कि शादी में हमारे से जो है गोल्ड से मांगी गई और एक ईयर रिंग जो है मांगी गई, रिंग मांगी गई, ज्वेलरी आइटम जो है मांगे गए, और इनका ये भी कहना है कि जो मेरा देवर है उसने कार मांगी, 2 लाख रुपए और मांगे, और जब ये हम नहीं दे पाए तो इन लोगों ने मुझे हैरेस जो है शुरू कर दिया और मुझे जो है एक अच्छा अकोमोडेशन मीन्स रहने का स्थान भी जो है नहीं दिया गया। इवन मेरे लिए उस घर में रहने का स्थान नहीं था। ये सब दहेज के लोभी थे, डाउरी की डिमांड करने वाले थे। लगातार मुझे फिजिकली और मेंटली जो है हैरेस किया गया। और इसका ये भी कहना है कि जो सामाजिक त्योहार होते हैं उसको मुझे नहीं मनाने दिया गया और अल्टीमेटली मुझे जो है घर से बाहर निकाल दिया गया। समझ लो आरोपों का लेवल क्या है। और इसका बाद इसने कहा कि अल्टीमेटली मुझे मजबूरी में जो है कानूनी कार्रवाई करनी पड़ी और इन लोगों ने मुझे मेंटली और फिजिकली हैरेस किया है, जिसका एकमात्र ऑब्जेक्ट है डिमांड ऑफ डाउरी। साथियों सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पर लड़की ने अपने बयान कराए और सारे स्टेटमेंट जो है पुलिस को दिए। पर सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी, उसने अपने बयानों में लिखा कि शादी में हैसियत से बढ़ के जो है 5 लाख रुपए जो है खर्च किए गए। उसका ये भी कहना है कि जब मुंबई गए थे तो वहां भी मेरे हस्बैंड ने मुझे परेशान किया, बट उसने अपने सास का और जो अपने देवर है उसका कोई भी स्पेसिफिक रोल जो है नहीं बताया, बट इतना ले दिया कि ये लोग मुझे परेशान करते हैं। बट ये घटना कब कब घटी, कैसे कैसे घटी, क्या क्या कानूनी कार्रवाई हुई, ऐसा कोई भी स्पेसिफिकेशन रिकॉर्ड पे मौजूद नहीं था। इवन जो कॉर्पोरेटिंग एविडेंस है उसके साथ भी यही बिहेवियर जो है देखा गया। तो कोर्ट ने एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर नोट करी कि जब इस केस में एफआईआर दर्ज हुई थी तो यहाँ पर सास ने और देवर ने एक रिटन स्टेटमेंट जो है फाइल किया था और जो पॉइंट्स उसमें उठाए गए थे उसकी जांच में या उसके तहत कार्रवाई करने में कोई भी रुचि जो है पुलिस ने नहीं दिखाई। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। और अक्सर आप लोग क्या करते हो, जब भी एफआईआर कटती है थाने पहुंच जाते हो और अपनी सारी बातें जो है वर्बल कहना शुरू करते हो। ऐसी गलती मत किया करो। जो कुछ भी रिपोर्ट हमारे खिलाफ है उसका प्रॉपर हमें खंडन करना है। वो तभी पॉसिबल है कि जब हम राइटिंग में अपना स्टैंड जो है क्लियर कर पाएंगे, विच इज कॉमनली कॉल्ड मेमोरेंडम और रिप्रेजेंटेशन। साथियों कोर्ट ने यहाँ पर फैक्ट्स को एग्जामिन करा और इसके अलावा कोर्ट ने वेरियस जजमेंट जो है उनको यहाँ पर कोट आउट किया। सबसे इंपॉर्टेंट जजमेंट है कैकाशान का, जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि अगर बेसिक एलिगेशन है और टेंडेंसी टू इम्प्लीकेट है द इन लॉस तो वहां पर एफआईआर रिक्वेस्ट कर देना चाहिए। इसके अलावा जजमेंट है प्रीति गुप्ता का, नीलू चोपड़ा का, मोहम्मद अली का, जहां पर भी इस तरह के स्कोप्स को जो है डिफाइन किया गया है। और जो एक बेसिक जजमेंट इसमें हमेशा हम रिलाई करते हैं जिसका नाम है स्टेट ऑफ हरियाणा बनाम भजन लाल, जिसमें कुछ गाइडलाइंस जो है दी गई है कि किस तरह से एफआईआर को जो है क्वेश्चन करना है। तो कोर्ट ने कहा लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस, यहाँ पर 4 फैक्ट जो है निकल के आते हैं। नंबर 1 कि डिवोर्स केस जो है फाइल किया था, उसके साथ साथ जो है ये केस कर दिया गया और लड़की लंबे टाइम से अपने पीयर में रह रही है और करीबन करीबन 4 साल बाद जो है ये मुकदमा दर्ज हुआ है। तो इट इज अपीयरिंग दैट कि एक रिवेंज की थ्योरी से जो है दर्ज किया गया है। कोई भी एलिगेशन जो है स्पेसिफिक नहीं है, जनरल एलिगेशन जो है लगा दिए गए हैं। इवन स्टेटमेंट भी जो है कि मिसमैच है। तो इट इज अ केस ऑफ हाईली कॉन्ट्रडिक्शन एंड दैट्स व्हाई कोर्ट ने कहा कि अगर हम इस पूरे मामले को देखते हैं तो कोई भी केस जो है मेड आउट नहीं होता है। देयर इज नो सफिशिएंट एविडेंस विद सब्सटेंस जिसके आधार पर हम कंक्लूजन को जो है ड्राइव कर सकें। तो कोर्ट ने लुकिंग टू द फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस एफआईआर को जो है क्वेश्चन करने के आदेश दिए और अल्टीमेटली एफआईआर को जो है वो क्वेश्चन कर दिया।
साथियों, इस फैसले से हमें 4 बात जो है सीखने को मिलती है कि जब भी एफआईआर कट रही है 498 के मैटर में, तो आप अपना पूरा ज्ञापन दीजिए, जो आप अक्सर नहीं करते। दूसरी बात, हर एक रेमेडी कानून की हमें एग्जॉस्ट करनी है, हमें क्वेश्चन के लिए भी जाना पड़ेगा, बट जल्दबाजी नहीं करनी है, पहले पूरा बेसवर्क तैयार कीजिए, उसके बाद जो है जाइए। दूसरी इंपॉर्टेंट बात साथियों यहाँ पर ये है कि कई बार लंबे टाइम बाद मुकदमे दर्ज होते हैं, तो वो टाइम प्रॉक्सिमिटी कितनी है वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरी बात, लड़की का बिहेवियर क्या है उस टाइम में, वो भी काफी इंपॉर्टेंट है। और लड़की के जो आरोप है उसका नेचर क्या है, अगर कोई भी स्पेसिफिकेशन नहीं है तो हम किसी भी रूप में आरोप को जो है स्टैंड बाय नहीं कर सकते हैं। तो साथियों, ये जजमेंट जो है रात दिन की मेहनत है सुप्रीम कोर्ट के जजों की और वकीलों की, पर कई बार दुख होता है कि ट्रायल कोर्ट के मजिस्ट्रेट इन जजमेंट्स को पढ़ते तक नहीं है, सिर्फ लिखते हैं कि चस्पा नहीं होता है या मैं इसको जो है लागू नहीं करता हूँ। देखो, कोर्टें जो हैं आपके पिताजी की जागीर नहीं है कि आपने जो मर्जी है वो लगा दी और अल्टीमेटली हम लोग जो है फेस करते रहे। आज आप जज हो, आपका काम है न्याय करना, एंड बीइंग द कोर्ट ऑफ लॉ आपकी ये ड्यूटी भी है कि जजमेंट करते समय इन जजमेंट्स को डिस्कस भी करें। अगर आप नहीं कर रहे हैं तो ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। इंद्रजीत सिंह यादव का एक बेसिक जजमेंट है ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट का, उसको भी आप पढ़िए। उसमें लिखा गया है कि जो भी जजमेंट्स करेगी ट्रायल कोर्ट, इट शुड बी रीजन एंड अप टू द मार्क। अगर वो ऐसा नहीं कर रहे हैं तो वहां पर जजमेंट जो है वो फॉल्टी होगा और ऐसे जजमेंट जो है स्थिर ठहराए जाने योग्य नहीं है। इसके अलावा आपको एक बात स्पष्ट कर दूं, ऐसे अनेकों ही जजमेंट आए हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट को लिखना पड़ा कि जो मजिस्ट्रेट लॉ फॉलो नहीं करते हैं उनको ट्रेनिंग सेंटर भेज देना चाहिए। तो कुल मिला के हमारे अपने राइट्स हैं, अगर हम नहीं लड़ेंगे, अगर हम बात नहीं कहेंगे तो हमें जो है तकलीफ भोगनी होगी। और आप जो भी बात कोर्ट में कह रहे हैं सामान्य ना हो, बात लॉजिकल हो, रीजनेबल हो और सपोर्ट बाय लॉ हो, तब तो आप फायदा ले जाओगे, अदरवाइज कोई फायदा आपको नहीं मिलने वाला है। साथियों, बात छोटी सी है बट बात क्लिकिंग वाली है। तो साथियों, मिलते हैं जल्दी एक नए टॉपिक के साथ। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, जय बालाजी की।